माहिरीन की ज़बानी। आज के हमारा वेबकास्ट जो है वो फ़ोकस करेगा कोरोना वायरस के मुतालिक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को जानना, जैसे कि ये वायरस क्या होता है, ये क्यों इतना ख़तरनाक है, इसका इलाज क्या है और हमें कैसे इससे महफूज रहना है। अ, हमारे साथ आज हमारे 3 एक्सपर्ट पैनलिस्ट में शामिल हैं। डॉक्टर ज़ीशान हैदर, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और आप एक विजिटिंग साइंटिस्ट भी हैं एट हार्वर्ड एमआईटीज़ डिवीजन ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर। वालेकुम। हमें जॉइन कर रहे हैं डॉक्टर अदनान। डॉक्टर अदनान की एक्चुअली हमें एक फ़ोटो नहीं मिल रही, बट इट्स ओके, उनका वीडियो में थोड़ा सा मसला है। डॉक्टर अदनान जो है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंड ही इज़ अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ मोलेकुलर पैथोलॉजी एंड जीनोमिक्स एट फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, और आप एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम निम्रा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज एट फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, और ये ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। डॉक्टर ज़ीशान, मेरा पहला सवाल आपसे है, हमारी जो हमें ऑडियंस देख रही है उनको एक जनरल सा आप ओवरव्यू दे दें कि वायरसेस होते क्या हैं और वो एक बैक्टीरिया से कैसे मुख्तलिफ हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। वायरसेस, हम वायरस के बारे में ज्यादा जनरल के ऊपर जाएं तो इट्स नॉन लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, नॉन लिविंग क्यों है, उसके हमारे पास कुछ सॉलिड बैकग्राउंड है। सबसे पहले तो ये है कि वो अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब हम लिविंग और नॉन लिविंग को आपस में सेपरेट कैसे करते हैं, अलहदा कैसे करते हैं, जानदार और बेजान को हम अलहदा कैसे करते हैं, उसमें हमारे पास 3 या 4 सॉलिड रीजंस है, 3-4 पॉइंट्स है। नंबर एक पॉइंट ये है कि बेजान होने की मैं पहले सबूत दे रहा हूँ कि ये अकेले जिंदा नहीं रह सकते। इनको एक जानदार के एक सेल की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। फिर दूसरी बात जो हम लोग काउंट करते हैं जानदार होने में, कि उनके पास साइटोप्लाज्म होना, सेल मेम्ब्रेन होना या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है। एक लिविंग सेल स्टार्ट होता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया जो है वो उसके पास साइटोप्लाज्म भी होती है और उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और उसके पास वेलकम डॉक्टर अदनान, नो वी कैन सी यू। यस। थैंक वेलकम डॉक्टर नान। थैंक यू थैंक यू। तो सेल स्टार्ट होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्म भी होती है, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनेलिज नहीं होती क्योंकि वो एक प्रोकैरियोट है, वो एक डिफरेंट चीज है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वो सेल है, और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल जो कुलिया है, सेल एक जानदार सिस्टम का एक बेसिक चीज है, और वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। अब हम अगर वायरस के ऊपर हैं, इसका सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे आउटसाइड उसके जो होता है वो इन्वेलप होता है, उसको हम कवरिंग कह सकते हैं, जो कि लिपिड यानी फैट्स में होता है। उसके इनसाइड प्रोटीन कोट होता है और उसके इनसाइड आरएनए होता है। जनरली आरएनए और डीएनए वायरसेस होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, लेकिन अगर हम ये कोविड-19 की बात करें तो जो रिपोर्ट हुआ है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और इस तरीके से ये मतलब ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, और इस इट रिक्वायर्स अ डेफिनेट होस्ट। इसको किसी और सेल की जरूरत है ग्रोथ के लिए, अपने आप को ठीक जिंदा है। रखने के लिए, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। अब सेल, ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है। प्लांट्स के जी। अलग वायरसेस हैं, एनिमल्स के अलग वायरसेस हैं, और ह्यूमंस के अलग वायरसेस हैं। और बाज चीजें होती हैं जूनोटिक। जूनोटिक क्या चीज होती है, जो कि एनिमल से ह्यूमन में शिफ्ट हो जाती हैं, इन्फेक्शन जो होते हैं। अब जी। वायरल वायरल भी जूनोटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं और बैक्टीरियल भी जूनोटिक। तो क्योंकि ये हमारी कोविड-19 या वायरस के ऊपर है, तो हमारे पास एक, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम फुट माउथ डिजीज का वायरस कहते हैं, यानी मुंह खुर की बीमारी, जो कि जी। जी। एनिमल्स में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। मुंह खुर की बीमारी आम अल्फाज में बोलते हैं, यानी फुट माउथ डिजीज। वो एक एनिमल का इन्फेक्शन है, कैटल का इन्फेक्शन है, लेकिन वो ह्यूमंस को शिफ्ट नहीं होता, वो ह्यूमंस ठीक है। नहीं करता। लेकिन ये चूंकि रिपोर्ट हुआ है कि पहले एनिमल में था, अब ये ह्यूमन में शिफ्ट हुआ है, तो हम इसको जूनोटिक कह सकते हैं, नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड या वायरस का स्ट्रक्चर जी। का फंक्शन था। जी, ओवर टू।
जी, अब नेक्स्ट ये जो SARS-CoV-2 वायरस है जो कि कोविड-19 की डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड कर रहा है, ये किस किस्म का वायरस है और अब तक हम इसके बारे में क्या कुछ जान चुके हैं? जी, इसके बारे में जो रिपोर्ट उसके मुताबिक जो चाइना में स्टार्ट हुआ, वुहान में, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे कंट्रीज में फैला। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अभी तक 9 जगहों पे म्यूटेशंस रिपोर्ट हुई हैं, जो पाकिस्तान और चाइना में डिफरेंट हैं। फिर इटली वाले में भी कुछ और रिपोर्ट हुई हैं, तो कुछ 9 जगहों पे म्यूटेशंस हैं, यानी 9 जगहों पे सीक्वेंसेस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस डिफरेंट हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। तो बहरहाल अभी रिसर्च गोइंग ऑन है। अभी बहुत कम डाटा था हमारे पास, बहुत चंद लोगों ने कंप्लीट जीन सीक्वेंसिंग करके सबमिशंस की हैं एनसीबीआई में, तो बहुत कम डाटा है हमारे पास। अभी जब हम बहुत ज्यादा डाटा इकट्ठा कर लेंगे, बहुत ह्यूज रिसर्च इकट्ठी कर लेंगे इस मुतालिक, फिर हम कोई एक डेफिनेट पॉइंट के ऊपर आ सकेंगे। अभी हमारे पास रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू में चंद चंद एग्जाम्पल्स हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास पहले 100 पेपर्स आते थे, या 3 या 4 पेपर्स हैं इसके मुतालिक, और हमारे पास पहले हम कोई स्पेकुलेशन कोई कायम करते थे या कोई आइडिया कायम करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई 50,000 या 60,000 या एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे वो डाटा आ रहा है। लेकिन अभी जो ये हमारे पास डाटा है वो 10 पेशेंट्स के ऊपर है, या 5 पेशेंट्स के ऊपर है, या 15 पेशेंट्स के ऊपर है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से हम कोई हतमी राय अभी तक कायम नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये ठीक एक है, तो हमारे पास ऑनगोइंग, डेटा भी कम है। जी जी, डाटा बहुत कम है। और मैं जो बात करना चाहूंगा यहाँ पे, एडेड सिंस इट इज अनप्रेसिडेंटेड ग्रोइंग सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो तेजी से तब्दील हो रही है और किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, और ह्यूमन ने ऐसी सिचुएशन को कभी भी फेस नहीं किया। ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोइंग सिचुएशन, ये डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम दिया। तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है, तो इसमें बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। बहुत, अभी हम आज कोई बात कर रहे हैं, कल वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो ठीक है, लेकिन ठीक। जो अवेलेबल डाटा है वो उसके मुताबिक हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, कि अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि इसको, इससे डरना है, डरना नहीं है, लड़ना है, और हमें ठीक है, ठीक। बिल्कुल हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। इससे अच्छा। घबराहट नहीं जी, होना। जी। अच्छा, अब अगला ये कि इसको हम काफ़ी इसको रिलेट करें कि ये फ्लू वायरस की तरह है। तो अगर ये फ्लू वायरस की तरह है, तो ये इतना खतरनाक क्यों है? क्या जैसे आपने म्यूटेशंस के बारे में बात अभी की है, क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हाँ, इसको खतरनाक बना रही हैं? जी, ये वाला मेन पॉइंट पे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हमारे पास डॉक्टर मुस्तफा साहब बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छा। आंसर देंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से चंद चीजें ऐड करूंगा कि जिस तरह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है ना डार्विन का, और वो सारा नेचुरल सिलेक्शन, पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो वक्त के साथ साथ जिस तरह बैक्टीरिया अपने आप को रेजिस्टेंट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, तो हम लोग रोजाना हजारों बैक्टीरिया, हजारों वायरस अपने फूड में और हर एयर के थ्रू इनहेल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी बॉडी के अंदर एक इनेट इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, इनेट कैपेबिलिटी हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी है कि हम उसको बूस्ट करते हैं, और वो सारा कुछ जो हम फूड लेते हैं उसके थ्रू हम उसको अपनी बॉडी को मेच्योर रखते हैं। तो अब ये वायरस क्यों खतरनाक हुआ, इसके ऊपर हम स्टडी करें। इसमें अब देखें इसका जो पैटर्न है उसके मुताबिक ये कि ये थोड़े से एजिड पर्सन को या फिर जी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन को ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। बाकी आप इसका रिकवरी रेट देखें, चाइना से इसको रिकवर होने का तरीका कार देखें, सोशल डिस्टेंसिंग है, और उन्होंने जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको अलहदा कर दिया, वो दैट इज वेरी फाइन। लेकिन अब आप देखें कि ज्यादा खतरा किन लोगों का है, उन लोगों को जिनको कोई सेकेंडरी, मतलब साथ साथ कोई और इन्फेक्शन भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल, वो किसी और कंडीशन में है, वो डायबिटिक हैं, वो हाइपरटेंसिव हैं, यानी वो बीपी के पेशेंट्स हैं, या फिर उनका एज फैक्टर ज्यादा हो गया, या ओवरऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, साइकोलॉजिकली डाउन है, अंडर प्रेशर है किसी भी वजह से, उन लोगों को ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, वो लोग बीमार हो जाते हैं। तो बाकी मेरा ये इस वक्त जाती स्पेकुलेशन ये हो रही है कि हम लोग, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में ये पूरी दुनिया में एक प्रवेल कर चुके हैं, तो हम लोग जी। 5% या 10% या 20% इससे एक्सपोज हो चुके हैं। हम सब लोग चाहे जितने मर्जी घर में बैठे, हम सब इससे एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि ये एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं। हमारे जो घर में ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जी। सेल्फ लेके आते हैं, मिल्क लेके आते हैं, या सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, बाहर से लेके आनी है ना कहीं ये आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। लेकिन चूंकि एक पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं या आगे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि देयर इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक हर बंदे के अंदर एक लिमिट है
और सस्टेन करने की, यानी रेजिस्टेंस है उसके अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर मतलब 25 नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर 25 से ज्यादा हो जाएंगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा, ठीक है। तो अभी वायरस का एक्सपोजर, मैं अपने हाथों को क्लीन रखता हूँ, अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखता हूँ, हर वक्त चीजों को सफाई का ध्यान रखता हूँ, तो वो मैं लिमिट को क्रॉस नहीं होने देता। 22-23 तक पहुंच जाते हैं, फिर मैं फटाफट हाथ धो लेता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट क्लीन रखता हूँ, तो वो फिर बीमार नहीं हो रहे। इसलिए जो घर में लोग हैं वो थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में है और वो बीमार नहीं हो रहे। बाहर जाते हैं, एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, वो लिमिट उनकी ज्यादा हो जाती है, फिर उनके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर मुस्तफा, आप इस पे कुछ और ऐड करना चाहेंगे इस सवाल में? डॉक्टर मुस्तफा, मुझे लगता है आपकी आवाज़ हमें नहीं पहुँच रही हमारे तक। ओके, शुक्रिया। जी। मैं वक्त से पहले बात करने के लिए, इजाजत देने के लिए शुक्रिया। और यकीनन ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आने वाली डिस्कशंस में बहस का हिस्सा बनेंगे कि ये वायरस, मैं सिर्फ एक जिसका डॉक्टर जिशान साहब ने मेंशन किया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि किसी वायरस के इन्फेक्शियस होने का मतलब ये होता है कि उसके एक शख्स से दूसरे शख्स में जो मुंतकिल होने की सलाहियत है वो ज्यादा है। आमतौर पर वायरसेस को मुंतकिल होने के लिए कोई वास्ता या कोई मीडियम चाहिए होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वायरस को एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल होने के लिए किसी जानवर का खून नहीं चाहिए, कोई दरमियान में कोई पौधा या कोई कोई और ऐसा जानदार नहीं चाहिए। ये डायरेक्टली तौर पर भी मुंतकिल हो सकता है, इसलिए इसके ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये इसके फैलने की सलाहियत ज्यादा है। जहां तक इसके साइंसी वजह का सवाल है कि क्यों एक वायरस जो है वो इन्फेक्शियस होता है और कब एक वायरस इन्फेक्शियस नहीं होता, ये कुदरत की तरफ से बनाई हुई एक प्रोबेबिलिटी है कि वायरस के पास किसी खुलिये को पकड़ने के लिए एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसकी सरफेस पे मौजूद होता है। ये वक्त के साथ जब वायरस इवॉल्व करता है तो इसकी शक्ल जो है हमारे कौन से खुलिये के प्रोटीन के रिसेप्टर से मैच करती है, ये प्रोबेबिलिटी फैसला करती है कि वायरस कौन से खुलियों तक पहुंचेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस सी या बी का वायरस जो है वो लिवर यानी कि जिगर के खुलियों के साथ जाकर जुड़ता है। बिल्कुल इसी तरह अनफॉर्चुनेटली इस वायरस के पास ये ताकत है कि वो हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में मौजूद, नालियों में मौजूद खुलियों के बाहर जाकर चिपक सकते हैं। आप जान लीजिए कि लंग्स के खुलियों के जो जगह है वो बिल्कुल एक्सपोज है एयर से, हवा के साथ, इसलिए वो बहुत जल्दी इन्फेक्शियस रोग से मुतासिर हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अदनान, कमिंग टू यू, कोविड-19 और एक सिंपल क्या कहते हैं फ्लू के जो सिम्टम्स हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि अगर यहाँ कोई छींक ले या खांस ले तो उनको लगता है कि जी उनको तो कोरोना हो गया। अच्छा, थैंक यू निम्रा। एक तो पिछला जो सवाल आपका था जिसने डॉक्टर मुस्तफा ने, मैं चाहूंगा उसमें एक तो यह है कि जहां तक आप इन्फेक्टिविटी की बात करते हैं कि जी इन्फेक्टिव क्यों है इतना, तो एक बात थी हमें समझ लेनी चाहिए कि ये स्पिल ओवर इवेंट है। सार्स का वायरस है, जिस मर्स का वायरस है, ये हम लोगों ने जो है एनिमल से लिया है, ठीक है। वो बैट था रिजर्वायर, सार्स में सिविट कैट्स आ गई, इंटरमीडिएट हो ह्यूमन से। मर्स में जो है बैट्स का इंटरमीडिएट होस्ट जो है ना वो पेंगोलिन है, और इसका जो फर्स्ट होस्ट है वो बैट ही कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि ये पेंगोलिन है या बैट। ठीक है। आया है, किस तरह है? अच्छा, पेंगोलिन का इसलिए बात कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस ह्यूमन में अभी ट्रेवल कर रहा है उस 90% इक्वल टू द पेंगोलिन कोरोना वायरस जो पेंगोलिन के अंदर होता है, ठीक है। एक तो ये आपने याद रखा, कोरोना वायरस ये वो ह्यूमन में है, एनिमल्स में नहीं जा रहे, या वो हमने एनिमल से, वो हमारे वायरसेस है। अच्छा, उसमें ये हो रहा है कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है ना वो हो रहा है, तो हमें एक तो ये समझना है कि स्पिल ओवर इवेंट हम ज्यादा इन्फेक्टिव है क्योंकि हमने कभी एनकाउंटर ही नहीं किया। जिस तरह डॉक्टर शान ने भी कहा, डॉक्टर मुस्तफा ने कहा, जिस तरह हम हमारी बॉडी अडैप्ट करती चली जाएगी, इंशाल्लाह ताला हम इसको टैकल कर लेंगे, जिस तरह हमने 700 मर्स को कर ली है। ठीक है। अच्छा, इस पे एक मैं जो आपने
किया तो उस पर लेके आता हूँ। एक चीज होती है, जब आप ये वायरस का स्प्रेड देख रहे हैं तो हम इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखते हैं, इसको कहते हैं आर वैल्यूज। ठीक है, जो आर वैल्यूज इसकी है ना वो अभी काफी ज्यादा है कि 3 आ रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है, ये 3 टाइम्स ग्रो हो रहा है एक्सपोनेंशियली। एक तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा एक बात करते हैं सीरीज इंटरवल की। सीरीज इंटरवल का मतलब ये है वो कितनी देर एक्टिव है। अगर एक को खांसी वगैरह आ रही है, उसको बुखार है, ठीक है, उसको छींकें लगी हुई हैं और उसमें कोरोना पॉजिटिव डॉक्यूमेंटेड है, तो उससे दूसरा बंदा कितना इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, अभी लकीली सीरीज इंटरवल जिसे हम कहेंगे कि दूसरा पर्सन भी इफेक्ट होकर सिम्टम दिखा ले, वो 7.5 डेज है एंड एवरेज। इस वजह से इसकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत अलार्मिंग तो है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जरा थोड़ा सा ये अच्छा, अब साइन सिम्टम जो है ना इसके और इन्फ्लुएंजा के ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंशिएटिंग। एक तो ये है कि ऑब्वियसली जब कोरोना समय दर्दें शुरू हो जाएंगी, सर दर्द होगा, नजला होगा, और उसके साथ जो है ना खांसी होगी, और वो खुश खांसी भी हो सकती है और उस खांसी में बलगम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो तो सिम्टम्स हैं जो कि इन्फ्लुएंजा, मतलब आपको सांस नहीं चढ़ता इन्फ्लुएंजा में। उसमें ये होता है कि फ्लू आपको 7 दिन रहे, 10 दिन रहे, कभी पेशेंट ये कंप्लेन नहीं करेगा कि जी मुझे चेस्ट में पेन हो रही है और मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है। बाज़ दफा पेशले होने लग जाते हैं, या उनके होंठ नीले हो जाते हैं, या जुबान नीली होने लग जाती है, और वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर आप 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस उस बंदे को कहेंगे कि ये आप एक फिक्रा पढ़ें, तो दे विल नॉट, इसे कहते हैं डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेशेंट जो है ना उसको सांस लेने में आ रहा है। अच्छा, हेडेक्स है और फीवर है, फीवर भी हाई ग्रेड फीवर का मतलब ये है कि फीवर इज अबव 1 टेम्परेचर होता है, पेशेंट का कभी टेम्परेचर 100 नहीं होगा, ठीक है, हाई ग्रेड टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ एक और सब बात है, ये जो अलामात हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है जी, जिस तरह डॉक्टर जिशान ने बात की, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है ना, तो उन कई लोगों को जो पॉजिटिव डॉक्यूमेंट हुए हैं, जिन्होंने एहतियातन टेस्ट कराया है, उनको कोई साइन सिम्टम नहीं थे, उनको कोई हेडेक नहीं थी, उनका कोई हाई ग्रेड फीवर नहीं था। और एयरपोर्ट पे स्क्रीन कर रहे हैं सिर्फ उन पेशेंट्स को कि जो है ना जिनका आप टेम्परेचर चेक करते हैं, और वो जो है ना फोरहेड से टेम्परेचर चेक करके कहता है जी तुम्हें टेम्परेचर है तो चले जाओ। तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कई पैनाडोल डिस्प्रिन वो निकल जाते हैं। दूसरा वो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिसे कुछ भी निकल जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल अब इम्प्रूव हो रहा है सिस्टम। वो ये हो रहा है कि हम जो है ना अच्छा डॉक्टर अपना ना थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है कोविड-19 के लिए, वो किस किस्म के नमूनों से होता है? क्या कौन सा बेस्ड है इसका टेस्ट, और वो किस तरह होता है? अच्छा, जो इसके टेस्ट सैंपल कलेक्शन की बात है ना, तो हम स्पुटम से कर सकते हैं जो थूक है। इसके अलावा जो है ना नाक से, जिसे हम कहते हैं नेजोफेरिंजियल स्वैब्स, वो ले सकते हैं, और ओरल स्वैब्स भी, जो कि आपके गले का जो आपके टॉन्सिल्स हैं उससे हम ले लेते हैं। आप जो है ना अगर ब्रोंको एल्वियोलर आवाज ले लेंगे, अगर आप डायरेक्ट लंग्स की स्क्रीशन ले लेते हैं ना, तो दैट इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू नेजोफेरिंजियल स्वैब। नेजोफेरिंजियल स्वैब इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू स्पुटम, और स्पुटम जो है वो ज्यादा ब्लड से, यानी कि ब्लड में अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वो सबसे कम है। सबसे आपने ओरोफेरिंजियल नेजोफेरिंजियल जो स्वैब्स हैं वो लेनी है, ठीक है, और उनकी ट्रांसपोर्ट
है प्रॉपर एंटीबॉडी बेस्ड भी एनालिसिस कर रहे हैं, विच इज नॉट एक्चुअली ट्रू। जो एलाइजा बेस्ड किट्स वगैरह भी आई थी वो रिकमेंडेड नहीं है WHO के। WHO कोविड-19 की अब तो कंपनी जो बना रही हैं उन्होंने जो है ना ये डॉक्टर मुस्लिम की किट्स भी आने लगी, जो कि आप किट लें और आप PCR कर लें। तो वो है, तो उसमें जो है ना उसमें अब क्लिनिकली अब इसमें ये चीज और होती है कि आपने पेशेंट को साइन सिम्टम्स के साथ अपना भी चेस्ट एक्सरे कराएंगे ना, तो उसमें चेस्ट एक्सरे में बहुत कम होगा कि ग्राउंड ग्रास अपीयरेंस आएगी, बहुत कम होगा कि क्रेजी पेवमेंटिंग की जो अपीयरेंस है वो आएगी, बहुत कम होगा कि कंसोलिडेशन आएगी। अच्छा, ये स्पेसिफिक साइंस, देन डॉक्टर्स गो फॉर CT स्कैन ऑफ द चेस्ट, जो कि ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा रिलायबल मेथड है। तो हमने मेथडोलॉजी, अगर पेशेंट का निकलता है कि जी इससे कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, उसका फिर ताकि हमारे पास बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि अगर वो पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है या पेशेंट बेहतर हो रहा है तो हमारे पास एक बेसलाइन हो गया। हम सिर्फ PCR बेस पे उसका क्लिनिकल जजमेंट नहीं कर सकते। हम पैरामीटर्स हैं जो पेशेंट की हालत देखते हुए, उसकी सेवेरिटी देखते हुए हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। कमिंग टू यू डॉक्टर मुस्तफा, आपने रिसेंटली एक ट्वीट की थी जिसमें आपने कहा था कि आने वाले दिनों में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको हमें डायग्नोस्टिक सेंटर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इस पे आप थोड़ी सी वजाहत कर सकते हैं? जी, ये एक ख्याल है हम अम्बी जामा इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जरूरत है कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए, वो है टेस्टिंग की। लेकिन हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज कम है और हम दूसरे मुल्कों पर इसका इन्हिसार है हमारा कि चाइना या दूसरे ममालिक हमें टेस्टिंग किट्स फराहम करें और हम उनकी मदद से टेस्टिंग कर सकें। तो मटेरियल का ना होना एक लिमिटेशन है हमारे पास। दूसरी लिमिटेशन ये है कि टेस्ट को करने के लिए जिस तरह का बायो सेफ्टी लेवल चाहिए, जो कि डॉक्टर अदनान इसके एक्सपर्ट हैं, किस तरह का बायो सेफ्टी लेवल चाहिए, उस तरह की लेबोरेटरीज हमारे पास मौजूद नहीं है। यानी कि वो जगह जहां पर पेशेंट से सैंपल पिक करना है, वो जगह जहां पर हमने पेशेंट्स को इकट्ठा करना है, वो जगह जहां पर पेशेंट ने आके अपना ब्लड या वो जो दूसरे सैंपल्स हैं, नमूने अपने देने हैं, हमारे पास ऐसी जगह मौजूद नहीं जहां पर उन सैंपल्स को महफूज तरीके से रख सकें और उसके बाद उनके अंदर मौजूद RNA और को एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसकी टेस्टिंग कर सकें। ये एक दरमियान में एक मुश्किल खतरनाक किस्म की सिचुएशन है जो हमारे पास नहीं है। इसकी तो उस ट्वीट में मैंने ये रिकमेंड किया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं पूरी पाकिस्तान में, वो सब के सब कोरोना वायरस की मौजूदगी को साबित करने के लिए जो एक अल्टीमेट टेस्ट इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको PCR टेस्ट कहते हैं, तमाम लेबोरेटरीज करने की सलाहियत रखती हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एवरेज जो यूनिवर्सिटी है वो भी इसको कर सकती है, लेकिन जो एवरेज यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती वो ये है कि वो इन सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो इन सैंपल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिले की सतह पर या सूबे की सतह के ऊपर एक बड़ी लेबोरेटरी जो हाई बायो स्टैंडर्ड रखती हो, लेवल रखती हो, वो एक सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बनाए जहां पर लोग अपने सैंपल सबमिट करवा सकें और वहां से RNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर वो सैंपल इस्तेमाल करने के लिए महफूज हो सकते हैं। उनको यूनिवर्सिटीज में और दूसरी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में भेजा जाए। इस तरह से हम उन रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर लेंगे हम इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। याद रखें, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर, डॉक्टर अदनान के ऊपर, डॉक्टर ज़ीशान के ऊपर जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की है हमें PhD करवाने के लिए, आज और कल भी परफॉर्म करने के लिए दी है। अगर हम लोग गवर्नमेंट अपनी लेबोरेटरी से हट जाएंगे या अपने PCR मशीनों से दूर हो जाएंगे तो हम कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एक आम इंसान जो PCR नहीं करना जानता है, जो उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता, वो घर में बैठे इसकी समझ आती है। लेकिन वो सारे लोग जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है, जिनको इस दिन के लिए तैयार किया है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक फौज बनाएं पूरे पैसे खर्च के और जंग के वक्त उस फौज से कहें कि आपने अपने घरों में नहीं जाना, आपकी बैरकें बंद हैं, आप जो है वो अपने अपनी जगहों पर बैठ के काम करें। तो ये एक छोटा सा प्रपोजल था कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं। और याद रखें, टेस्टिंग के अलावा दुनिया मानती है, WHO के हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इस बीमारी के असरात को कम करने के लिए। जी ठीक है, तो इन शॉर्ट एक सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंटरमीडिएट बीच में आना चाहिए बिफोर डिस्पैचिंग। हम एक इंटरमीडिएट की आप बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, डॉक्टर उसमें एक और आपसे क्वेश्चन। जी प्लीज गो अहेड।
एक और आपसे ये सवाल कि हम सारे जो है सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन में हैं, तो आपकी ओपिनियन में हमें कितना और टाइम इस सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा जो रहना चाहिए? सवाल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देना और थोड़ा सा मुश्किल है कई कई वजूहात की वजह से। थोड़ी सी तल्ख हकीकत है कि सोशल डिस्टेंसेस की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा सामना एक इन्फेक्शियस डिजीज के साथ है जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है। याद रखें, हम आमतौर पर बीमारियों में मुब्तला होते रहते हैं, हर रोज होते रहते हैं, और हम उनसे लड़ते रहते हैं और हम उनसे जीतते भी रहते हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी जिससे अगर आप जंग हारें और आप बीमार हो जाएं समझ आती है, लेकिन एक ऐसा वायरस जिससे अगर आपने जंग हारी तो आपकी मौत हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती। ये जरा मुश्किल सिचुएशन है। तो हम इस वायरस के हवाले से इसलिए मुश्किल में है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम इससे हार गया तो बचने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए जंग का बेहतरीन तरीका यहाँ पर यह है कि खुद को इससे महफूज रखा जाए और सोशल डिस्टेंसेस को इख्तियार किया जाए। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान इस वक्त इंक्यूबेशन में पहले 2 महीने के, अगर हम पूरी दुनिया का डाटा स्टडी करें तो इस वायरस के दुनिया में आने के बाद और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के दरमियान में 2 महीने का वक्त होता है। तो हमारे पास जो पहला पेशेंट आया उस वक्त से लेकर अब तक अभी 2 महीने, मेरी समझ के मुताबिक ये 40 से 50 दिन के दरमियान में हम मौजूद हैं। हम आने वाले 2 हफ्तों में, 1.5 हफ्तों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सपेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार की जो दुनिया करती है उसके बावजूद भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और अगर हमने सोशल डिस्टेंसेस को इख्तियार ना किया और वायरस को फैलने से नहीं रोका तो उस सूरत में जो खुदा ना खास्ता जो इन्फेक्शन की रफ्तार है वो दुनिया में मौजूद जैसे यूएसए और यूरोप के ममालिक हैं उनसे ज्यादा भी हो सकती है। तो जो सोशल उसको हम तब तक इख्तियार करेंगे जब तक हमारा कर्व एक्सपोनेंशियल यानी कि बहुत ज्यादा फैलने वाली फेज से गुजरता हुआ फ्लैट नहीं हो जाता, यानी कि इन्फेक्शन लोगों जो लोग इन्फेक्टेड डायग्नोस हो रहे हैं उनकी मिकदार, उनकी तादाद कम नहीं हो जाती, जैसे चाइना और साउथ कोरिया में आजकल उनकी मिकदार कम रिपोर्ट होती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अदनान, कमिंग बैक टू यू, हम थोड़ा सा अब क्या कहते हैं एहतियाती तदबीर जो है उनके बारे में जब बातें करते हैं। पहले तो ये कि जनरल ऑडियंस को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जहाँ तक प्रिकॉशंस की बात है, ठीक है, प्रिकॉशंस तो हम लोगों को पहले भी लेनी चाहिए थी। हाथ धोने चाहिए थे, हर एक ये एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, हाथ धोने चाहिए। आप वर्क प्लेस से आते हैं, देखिए इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। पहले हम लोगों को ना एज अ जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो खाया जाता था टीवी में, जल्दी से खाना दे दे, मैं गर्म करके लेके आती हूँ, तुम जो है ना हाथ धो के आओ। अच्छा, हस्बैंड आ रहे हो, कहता है जी मैं ऑफिस से आया, मुझे खाना दे दो। कहती है जी मैं, जो वाइफ है, कि जी मैं खाना जो है ना आपका गर्म करती हूँ, आप काइंडली जो है शावर लें। अच्छा, ये चीजें जो है ना, ये हमने हॉस्पिटल स्टाफ है वो ज्यादा प्रोन है कि वो अगर ये नहीं करता है, नहीं जी मैं पहले खाना खा लूंगा, वो चीजों को टच कर रहा है। हॉस्पिटल ऑब्वियसली एक प्लेस ही ऐसी है जो इन्फेक्शंस की प्लेस है। तो एक ये चाहिए कि हम लोगों ने ना एहतियात करना है, बाहर भी एहतियात गया। वो डॉक्टर मुस्तफा जिस तरह कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन करनी है, तो एटलीस्ट 2 मीटर या 6 फीट, ठीक है, कि आपने रखनी है। उसमें ड्रॉपलेट्स जो है ना वो सेटल डाउन नीचे कर देते हैं, आपको डेंजरस नहीं होते। लोगों को एजुकेट करना है, तो जिस तरह हमें बचपन में सिखाया जाता है ना, बेटा मुंह कवर करना है, ये चीजें नहीं है। अब ये है कि आप टिश्यू पे कवर करें और टिश्यू पे छींक मार के फेंक दें, ठीक है। और या अगर नहीं है तो आप इस तरह हाथ को आगे करके यहाँ छींक मारे ताकि ड्रॉपलेट तो आपके हाथ तक रहेंगे, और तो आपको इफेक्ट नहीं करना, वो अगला बच जाएगा। आप मास्क पहना, अगर आप इफेक्टेड हैं तो मास्क पहन, ठीक है। नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं है, खुदा ये समझ लीजिए हम लोग ये, ठीक है। आपको जो है, आप अगर हेल्दी हैं, अगर आप छींक नहीं रहे, आप मास्क न पहने, आप हाथ अच्छी तरह धोते रहे, आप जो है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स हैं उनको यूज कर लें, आप सोशल डिस्टेंसिंग यूज कर लें, आप बेहतर है, आपको ज्यादा हाई। अच्छा, फिर अब ये देखा गया है कि जो मास्क पहनते हैं, अच्छा उनको मास्क पहना ही नहीं, किसी को पता कि जी मास्क हमने पहना किस तरह, उसकी फिट टेस्टिंग किस तरह करनी है, ठीक है। वो हर एक जिसके
हाथ वो मास्क है ना वो पहन रहा है। सर्जिकल, अब यहाँ टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक है और इसके मतलब लोगों को एजुकेट भी होना चाहिए। देखें, जी जी एक तो सोशल मीडिया से कुछ थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है, जब तक कोई ऑथेंटिकेटेड जी जी बंदा, ये कोई बायस सेफ्टी एक्सपर्ट वगैरह की आदत को नहीं, तो काइंडली अव्वल अगर आप पढ़ लेते हैं तो उनको फॉलो करें, अगर आप नहीं पढ़ते तो ये सोशल मीडिया पे जो एक टिकटॉक्स चल रही हो ये करें, इनको काइंडली फॉलो ना करें। मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। जी जी जो सर्जिकल मास्क है ना, ठीक है, वो इसलिए है कि ये उस बंदे के लिए है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो सस्पिशियस है कि ये खांसी आ रही है, या हॉस्पिटल में मरीज पहने, ताकि उससे अच्छा उसका क्या होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग है जो उनके वो स्पेशियस को रोकती है कि अगर छींक आएगा उसको रोकेगी, जी ब्लड गिर जाएगा या पानी आएगा नजर उसको रोकेगी, वो अंदर नहीं जाने देगी, आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है अच्छा, अब आप उसके अंदर वाली जो सरफेस होती है कि जो आप कर रहे हैं, ड्रॉपलेट्स कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। तो अच्छा, बाहर से जो कारण आप वो सर्जिकल मास्क ये कि आप अगले को महफूज कर रहे हैं कि अगला अगर आपने पहना हो तो दूसरा महफूज है आपसे। ठीक है ठीक है लेकिन अगर अगले मारी और ड्रॉपलेट्स हुए या सर्जिकल मास्क आपकी प्रोटेक्शन आपसे अगलों को बचा रहा है। इसी तरह जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या आप ऐसी जगह पे हैं जहां जी हजूम है और चांसेस हैं आपको कोई छींक मार लिया, या हेल्थ केयर वर्कर्स और पैरामेडिक्स के लिए वो N95 मास्क अगर आप पहनते हैं तो उसका जो है ना वो फेस फिटिंग होनी चाहिए, उसका फिट टेस्ट होता है, ठीक है, ताकि उधर जब आपने एक दफा पहन लिया ना तो सांस उसके अंदर से जाने, सील्स यहाँ से सांस ठीक है ना निकल रही हो तो वो N95 है। ठीक N95 पैरामेडिक्स ने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, ठीक है, अपना हैंड जो है ना हाइजीन करें, वो बहुत जरूरी है। ठीक है अच्छा, अब ये मैं कंक्लूड करने के लिए दो तीन चीजें जो है ना वो रिकमेंडेड है। एक जी तो जी अगर आप बाहर से आते हैं तो एक तो आप शावर लें, वो जो बाहर से कपड़े हैं, और अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हैं या ऐसी जगह पे जहाँ लोग थे, रश था, ठीक है, तो काइंडली उन बर्फ में या नॉर्मल उसमें साबुन में धोना उनके लिए कोई हाई फाई साइंस नहीं है। आप अलग दिलवा लेंगे, आप शावर ले लेंगे, नहीं पहन लें, दैट इज फाइन एनफ, ठीक है, आप करें। ठीक है अच्छा, दूसरा ये करें, आप अपनी घर की सरफेसेस पे जो घर की सरफेसेस जो है डिटोल बेस्ड हैंड रब्स जो है उसे अपने हाथ को करें, या अगर आप नहीं कर सकते तो आप 0.5% ब्लीच का सोल्यूशन बना सकते हैं, या जी आप डेटोल थोड़ा सा अगर आपके पास, खैर हम लोगों ने तो वो भी खत्म कर दिया ना अफरा तफरी में, तो डेटोल का सोल्यूशन जो स्टेयर केस की रेलिंग्स हैं, ठीक है, जो आप यूज करते हैं, आप जो दरवाजों के हैंडल्स यूज कर रहे हैं, नहीं क्या उसको जो है ना कम सरफेसेस को, इवन के आपके जो टेबल हैं, चेयर्स हैं, आर्म रेस्ट है, उनको दिन में एक दो दफा और टिश्यू का लहदा डिस्पोज ऑफ कर दें, ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे। बाकी आप कुछ लेके आते हैं तो एहतियात का तकाजा ये है कि आमतौर पे कि आप उस चीज को आप अपने जो टेबल आपके एक साइड पे योर डर्टी एरिया जो कि आप बाहर से चीज लेके आए, और द अदर वन इज योर क्लीन एरिया। अब जी आपने जी क्या करनी है कि आपने एक डिसइंफेक्टेंट जो है ना, जो आपने डाइल्यूटेंट बनाया हुआ, ब्लीच बनाया हुआ, या आपने डेटोल बनाया हुआ है, आप बारी बारी चीज उधर से निकालें, उसके डब्बे, उसको बाहर डिकंटेमिनेट करें, उसको साफ करें और क्लीन एरिया पे रख लें। जो डब्बों वाली चीजें उसको ये करें कि डिकंटेमिनेट करके अंदर से वो अगर प्लास्टिक के शॉपर उसको निकाल लें, उसको रब करके ना उसे फेंक दें और उस चीज को साइड पे रख दें। इसी तरह आप जो डब्बे हैं उनकी पैकिंग फेंक दें, अगर उनके अंदर प्लास्टिक की पैकिंग है जो आप फ्रिज में रख सकते हैं तो आप ठीक है उसको साफ करके अच्छा साफ जगह जी पे रखें। ठीक है जी, अब
हाँ जी, अब एक और ये सवाल कि खुदा ना खास्ता अगर घर में कोई भी घर का जो मेंबर है वो उसको कोविड-19 के सिम्पटम्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जो हमें लगता है कि उनको शायद हो सकता है, तो बाकी जो घर वाले हैं उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए उनको और कैसे उनको डील करना चाहिए इस सिचुएशन में? जी जी, अच्छा उसमें ये होता है कि सेल्फ आइसोलेशन बताया गया। जी। अच्छा, सेल्फ आइसोलेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। दिन के लिए जी। सेल्फ आइसोलेशन में रहना, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं ना मैक्सिमम 14 डेज है, लेकिन अदरवाइज जो है ना विद इन 1 वीक आप सेटल डाउन हो जाएंगे। इफ यू हैव गुड इम्यून सिस्टम, ये वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सर दर्द के लिए, बुखार के लिए आप पैरासिटामोल वगैरह नहीं करना। अच्छा, अब ठीक है। आपको, क्योंकि आप एक्टिवली हैं, आपको कोई शक है या आप सस्पेक्टेड केस यहाँ हो गया, तो आपने जो पेशेंट है ना, जो पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जी, जी। उसने एक तो कमरे के एक ना घर का एक अलग कमरा, उसमें अब ये चीज है कि उसको उसका अगर उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल रख लें, उस कमरे में अगर आप उसे टीवी देना चाहते हैं तो टीवी दे दें, ठीक है। या कि उसके लिए वो अगर वो किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो किताबें, टीवी या वो मोबाइल एक दफा उस कमरे के अंदर 14 डेज का क्वारंटाइन जो है ना, शायद आइसोलेशन खत्म ना हो जाए। उस ठीक है। पेशेंट ने आपको मास्क लगा के रखना है, ठीक है, वो कमरे में है, क्योंकि उसने जो छींकना है, और मास्क को डेली चेंज करना है, ठीक है। ठीक है। वो सर्जिकल मास्क डेली चेंज करना है। बाथरूम में जाना है, वॉश, इसका ओरोफिकल रूट भी है एक, ठीक है, कोविड-19 के लिए मैं अच्छा। आपको बताना चाहूंगा। तो जब उसने बाथरूम में जाना है तो उसको आप जो है ना इतनी बॉटल से या उसको कुछ आइडिया होना चाहिए, डेटॉल या बीच बना के रखे, वो वॉशरूम को भी ना 1-2 दफा खुद जाके ना स्प्रे करके टिश्यू से ठीक साफ है। कर ले, ग्लव्स रखे, टिश्यू से साफ करे, और उसने जो अपना वेस्ट है उसने घर में अलहदा रखना है। डेली के डेली वेस्ट होगा, उसको बंद करके वो कमरे से बाहर रख देगा। अगलों ने ठीक खाना है। देने आना है तो कमरे के बाहर मेज है, उस पर खाना रखें और उसको नॉक कर दें और चले जाएं आप ठीक है। उधर से। वो आए, मार्क करने की बहुत जरूरी चीज है तो मोबाइल से कम्युनिकेट करें। और अपनी ठीक जो है। सरफेसेस हैं कमरे की करनी है, तो अननेसेसरी जो है ना उसके कमरे में किसी ने नहीं आना, उसको आप टोटली आइसोलेट करके रखें। ठीक बाकी है। घर वाले अपने नॉर्मल ठीक एक्टिविटीज है जो है जी। ना वो सोशली उसको मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, या दरवाजे से बाहर आके अगर उसके साथ बातचीत करनी है तो इस तरह आप करें। उसको आपने आइसोलेशन में रखना है, लेकिन उसको मेंटल बिल्कुल अकेला उस तरह नहीं कर देना, आइसोलेट सोशली अकेला नहीं करना। नहीं कर देना कि बड़ा को नहीं करना, उसको इन टच रहना है। ठीक उसको है। यहाँ सिर्फ अच्छी डाइट की जरूरत नहीं, जिस तरह डॉक्टर जिशान, डॉक्टर मुस्तफा भी कह रहे हैं, उसको मेंटल वेलबींग की भी जरूरत है। वो ठीक है। तब तक रहेगा ठीक जब है। वो सोशली कनेक्ट ठीक है जी। रहेगा। ठीक वो है। बेशक व्हाट्सएप पे ठीक है जी। ठीक रहे, है। वो आपके साथ कॉल करे जिस ठीक है, कमिंग टू यू डॉक्टर जीशान, कोरोना वायरस का इलाज और उसकी वैक्सीन के हवाले से अभी तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है? डॉक्टर जीशान, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंच नहीं पा रही। अच्छा, ओके, हम इतने में उनका माइक हेलो, ऑफ होएगा। ऑफ हो गया मुझे लगता है। चले, इतने में मैं डॉक्टर मुस्तफा आपसे पूछ लेती हूँ नेक्स्ट सवाल। आप भी थोड़ा सा अगर इसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दे दें कि जो वैक्सीन है और उसका इलाज इसके तक अभी तक क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? देखिए हमारे पास ओके ओके कोविड-19 के हवाले से जो इलाज के हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग, ऐसी दवाई, ऐसी गोली, ऐसा इंजेक्शन मौजूद नहीं है जो इस वायरस को इफेक्टिवली जाकर मार सकता हो, इसको खत्म कर सकता हो। पहली बात। ठीक जो है। जहां तक सवाल वैक्सीन का है, वैक्सीन को बनाने के लिए वक्त दरकार होता है, इसमें टाइम लगता है।
इसलिए ये बहुत भी, इसके लिए हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल का हमें इंतजार करना पड़ता है उस वैक्सीन को कंफर्म करने के लिए, डेवलप करने के बाद। वो एक अलग रास्ता है, वो एक पैरेलल एक्टिविटी है जो चल रही है। हम बहुत खुशकिस्मत हों तो हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स दुरुस्त हों, जो कि साइंटिस्टों के कभी नहीं होते। अगर हमारे सारे एक्सपेरिमेंट दुरुस्त हों तो फिर भी हम इसको बनाते बनाते 1 साल ले जाएंगे। दूसरी तरफ इसमें मौजूद दवाइयों का या जो ऑप्शंस का इस्तेमाल है, आपने सुना होगा कि अमेरिका ने एक एंटी मलेरियल ड्रग जो है उसको कहा था कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमन ट्रायल करेंगे इसके ऊपर कि शायद ये इफेक्टिव हो इस बीमारी में। अभी 30 मार्च को, अब से चंद दिन पहले, फ्रांस ने एक स्टडी पब्लिश हुई है, डॉक्टर नान जी ने जहां से पीएचडी किया है, उस मुल्क में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिन्होंने बताया कि जितने भी अर्ली ट्रायल केसेस में वो एंटी मलेरिया की जो दवाई है, क्लोरोक्वीन जो दवाई है, जो कि में इस्तेमाल करते हैं, उस दवाई का इस्तेमाल करने से जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनके ऊपर कोई अच्छा खास नतीजा सामने नहीं आया। तो हमारे पास अपने इम्यून सिस्टम के अलावा इस बीमारी से लड़ने के लिए अभी तक कोई और जराए मौजूद नहीं है। तो ना कोई हमारे पास हॉस्पिटल्स में जब खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट आता है इसका, तो डॉक्टर नान मेरी बात को दुरुस्त करेंगे अगर मैंने गलत कहा, तो डॉक्टर लोग जो दवाइयां देते हैं वो दूसरी सिम्टम्स की उसकी मदद करने के लिए, अगर उसको बुखार हो गया तो बुखार कम कर रहे हैं, अगर खांसी हो रही है तो उसको डायलेट, उसके लंग आसानी फराहम कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स को, सर में दर्द हो रहा है तो कम कर देंगे। लेकिन उस वायरस को मारने का एक ही तरीका है कि उस इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाए, वो इतनी देर तक जिंदा रहे कि उसका इम्यून सिस्टम वायरस को कत्ल कर पाए। जी ठीक है। डॉक्टर ज़ीशान, कैन यू हियर अस? बट आई थिंक हम आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है शायद। बट मैं अगर थोड़ा सा, निम्रा मुझे टाइम दो, मैं 1-2 मिनट में जरा कुछ और बात करना चाहूँगा। अच्छा, डॉक्टर मुस्तफा ने ना बड़ी अच्छी बात की है, और ये हो भी यही रहा है, लोग डराना चाहते हैं, सीधी सी बात है। हम लोग आपको ये कहते हैं कि जी आप अपना इम्यून सिस्टम सेट करेंगे ना, यू आर ऑल फाइन। वैक्सीन का डॉक्टर मुस्तफा ने बताया, मैं आपको बताऊं, वैक्सीन जो है ना उसके ट्रायल नॉर्मली अमेरिका में स्टार्ट हो गए, उन्होंने 45 पेशेंट हुआ है ना, वो बच गया। ठीक है, एक तो ये चीज है। अभी हम एक तो वैक्सीन का कर रहे हैं। अच्छा, वैक्सीन का डॉक्टर मुस्तफा ने बिल्कुल 100% ठीक किया है कि हमने बहुत ही कुछ जल्दी की ना। ठीक है, अगर साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट फर्स्ट तो वो मिनिमम लगेगा, नहीं तो 2 साल 3 साल नहीं गए। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज तक आपने सास की वैक्सीन का नाम सुना? सास नई वैक्सीन बनी, आज तक की वैक्सीन का नाम सुना है? नहीं बनी, वैक्सीन बनी थी। ठीक है, डेंगू की वायरस की वैक्सीन फ्लॉप हो चुकी है। ठीक है, वो विड्रॉ होगी मार्केट से। ईबोला की वैक्सीन पे काम हो रहा है, लेकिन अभी भी ईबोला की आउटब्रेक के बाद उससे भी काफी देर हो गई, वो अभी तक नहीं बनी। तो वैक्सीन बनाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, एक तो ये इसमें से निकल है। हम एंटीवायरल ड्रग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। WHO ने लास्ट वीक एक सॉलिडेरिटी ट्रायल के नाम से जी एक ट्रायल लॉन्च किया है, जिसमें 4 जो है वो चेक करें, एक आर्म में वो देंगे, सेकंड आर्म में वो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो ईबोला की ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंडेड है, वो यूज करेंगे। थर्डली वो यूज करेंगे लोपेनावीर और रिटोनावीर है वो, और फिर जो चौथा आर्म होगा उसके अंदर वो रिटोनावीर प्लस इंटरफॉर्म बीटा जो है ना चेक करेंगे। 4 आर्म है और सारी कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यादातर जो वो हमें 2-3-4 महीने के बाद नजर आएंगे। जहां तक इम्यूनिटी के वैक्सीन का ताल्लुक है ना, अभी तो हमने एक और चीज देखनी है। तो हम कहते हैं ना जी वैक्सीन बनाना शुरू कर दे, अभी तो हमने ये भी देखना है कि जो पेशेंट ट्रीट हुआ है और ट्रीट होके PCR नेगेटिव के साथ वो घर जाता है, घर के किसी मेंबर को कोविड वो इंक्यूबेशन पीरियड के में चाह रहा है, हो सकता है पेशेंट दोबारा इन्फेक्ट हो जाए। और इस तरह की स्टडी पेशेंट री इन्फेक्ट हो रहा है, तो
आपकी वैक्सीन बनाने का जो तरीकेकार है ना वो बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए बनाने का वायरस जो है ना बार बार 1% ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी प्लीज कैन यू लिसन टू मी? जी हमें आपकी आवाज आ रही है। जी अच्छा, अब मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ जो मैंने देखा स्टडी किया उसमें ये है कि वैक्सीन के ऊपर डेफिनेटली काम हो रहा है। जो मैंने देखा है उसमें कुछ अर्से पहले तक पूरी दुनिया में जापान से लेकर यूरोप, एशिया और अमेरिका तक 300 से ज्यादा रिसर्च ग्रुप्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब शायद 400-500 हो गए हो। तो वैक्सीनेशन के ऊपर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। और चूंकि ये वायरस है और वायरस की एक इनेट कैपेबिलिटी है कि ये बहुत तेजी से अपने स्ट्रक्चर्स, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेता है। लेकिन इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि ये निस्बतन स्टेबल है बाकी वायरसेस की निस्बत, लेकिन ये भी अभी वो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि बहुत कम पर्संस का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम कोई हतमी राय अभी कायम नहीं कर सकते। लेकिन वैक्सीनेशन पे डेफिनेटली काम हो रहा है, और अगर कोई अर्लीएस्ट पॉसिबल वैक्सीन अगर मार्केट में आती है तो उसको भी लॉन्च होने में 1.5 साल लगेगा मिनिमम। और 1.5 साल के बाद वो पाकिस्तान की एक कॉमन मार्केट में कॉमन पर्सन तक WHO के तवसत से जब आएगी तो उसमें भी आप समझ लें कि 2.5-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि वो बल्क में प्रोड्यूस होगी। फिर वो WHO उसको लेगा और फिर वो एक कॉमन मैन तक पहुंचेगी, तो उसमें आप समझ लें कि 2.5-3 साल से ज्यादा लगेगा। तो इसलिए वैक्सीन is a good option, it can be possible but it will take some time। तो हमें इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपनी इम्यून सिस्टम पे काम करना है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है। उसके लिए मैं चंद आपको एडवाइस दे सकता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम अपनी लाइफ पैटर्न्स को, नॉर्मल लाइफ पैटर्न्स को अभी रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने साइकोलॉजिकल थॉट्स जो है, अपनी जहनी सोच जो है, अपनी अप्रोच जो है उसको पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को मजबूत रखें कि यस वी हैव टू फाइट, हम कर सकते हैं। हर बंदा एक दूसरे के साथ, मतलब हम रोजाना 50 लोगों से फोन पे बात करते हैं या 100 लोगों से फोन पे बात करते हैं, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बेगम को, बहन भाइयों को, पेरेंट्स को, सब एक दूसरे को होप दिलाएं कि हम सब इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह साइकोलॉजिकली हम एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। मुझे इस सारे सिनेरियो में, इस सारे दिनों में ये समझ आई है कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे पॉइंट्स के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ याद करें, उनको अच्छे मैसेजेस दें, तो अगले बंदे के अंदर होप जाग जाती है, जीने की तमन्ना जाग जाती है। तो वो हमने जगाने की कोशिश करनी है। इस पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ अल्फाज खर्च होंगे। और तो एक पॉइंट ये है। फिर उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ किस तरह गुजारें, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि हमें अपनी नींद पूरी करनी है। बच्चों को 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, बड़ों को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। फूड पैटर्न जो है, नॉर्मल फूड को आप अपने फूड में फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। लिंक इसका मीट और प्रोटीन्स के साथ ज्यादा हो रहा है। बैलेंस डाइट जरूर लें, लेकिन बहुत ज्यादा मुर्गन ग़िज़ाएं और फर्मेंटेड फूड्स को मैं हमेशा लाइक नहीं करता, उसकी तरफ कम से कम जाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ ज्यादा जाएं, बैलेंस डाइट लें। अब जो रिपोर्ट आई है उस मुताबिक कि विटामिन सी इसके खिलाफ थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। तो ये जो हमारे लेमन है और ऑरेंजेस तो आजकल खत्म हो गए, लेमन जूसेस, फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल अपनी फूड में कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टीम लेना इज नॉट अ बिग इशू। हम लोग कभी कभार अभी लैब में जाता हूँ, अपने ऑफिस में भी जाता हूँ, तो कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज हम लोग निभा रहे हैं, उसके सिलसिले में तो मैं वापस आके पूरी फैमिली हम लोग आधा पौना घंटा स्टीम लेती है। मतलब मैं खुद भी स्टीम लेता हूँ, सुबह भी और शाम को भी, और पूरी फैमिली हमारे घर में स्टीम लेती है मेरे साथ। तो हम सोने भी ले रहे हैं, फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, फूड हैबिट्स अपनी चेंज करनी है, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और फिर आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजिकल थॉट्स और फूड के साथ साथ अल्लाह ताला जो थियोलॉजी है, अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम इस चीज पे काबू नहीं पा सकते, क्योंकि ये नजर ना आने वाली चीज है। तो हम चाहिए कि हम अपने लाइफ पैटर्न, जिंदगी के पैटर्न, जिंदगी के मामलात के साथ साथ अल्लाह ताला को जरूर याद रखें, और जरूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वबाई मर से छुटकारा दिलाएं और कायम करने की कोशिश करें। तो ये 4-5 चीजें हैं जिसमें हम लोग इन्वॉल्व होकर तो इस वायरस से, वबाई मर से छुटकारा पा सकते हैं, और हम लोग कोशिश कर सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच के लिए, छुटकारा पाने के लिए। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ रहा था, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है जो बहुत एक जनरल पब्लिक का क्वेश्चन भी है कि डू हॉट वेदर इफेक्ट ऑन स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है,
तो इसके बारे में मेरे चंद पॉइंट्स हैं, बहुत सारी रिसर्च आ रही है, मैं वही बता रहा हूँ कि ये अभी बहुत हमारे पास बहुत स्मॉल डेटा है, तो हम लोग कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो सारी बात बताना चाहता हूँ टेम्परेचर के मुतालिक, वो है सिर्फ एक जनरल बायोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। सिंस अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे आउटसाइड जो है वो इसका लिपिड है, जिसको हम कहते हैं लिपिड एनवेलप। अब लिपिड जो है, अगर हम उसके बारे में तहकीक करें तो वो हमारा एक सिंपल फैट्स है, जो हमारे घर में घी यूज होता है। घी को अगर हम 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे लेके जाएं तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में लिपिड जो है एनवेलप, उसको एक खास अहमियत हासिल है, तो वो अगर पिघलना शुरू हो जाएगा तो स्ट्रक्चर वायरस का मेंटेन नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वायरस जो है एज अ होल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ह्यूमंस कांटेक्ट के थ्रू ये कैसे फैला, और क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ह्यूमन में ये सस्टेन कैसे कर जाता है। तो इसके बारे में जो स्पेकुलेशंस आ रही हैं वो ये हैं कि सबसे पहले ये नेजल कैविटी में रहता है, फिर बकल कैविटी में रहता है, फिर विंड पाइप उसमें रहता है, और फिर ये आखिर में हमारे पास लंग्स में जाता है। लंग्स में एल्वेलाई है, एल्वेलाई में वो H2 सेल्स जो है उस पे इसकी अटैचमेंट साइट्स हैं। जब ये अटैचमेंट, हमने अटैचमेंट साइट से पहले अगर स्टीम दे के इसको पकड़ लिया तो हम कामयाब हो गए। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास कब जा रहा है कब नहीं जा रहा। H2 के साथ अटैच होकर जब इसने आरएनए हमारे सेल के अंदर ड्रॉप कर दिया, तो फिर हमारे सेलुलर मशीनरी के साथ ये एक मैकेनिज्म डेवलप करेगा। न्यूक्लियस का जो डीएनए है, ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जो डीएनए है, वो मैसेंजर आरएनए को कह रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए के थ्रू राइबोसोम को कह रहे हैं कि फलां फलां प्रोटीन बनाते रहो। बीच में ये भी अपने आप को इंटरमिंगल करके कह रहे हैं कि मेरे लिए भी प्रोटीन्स बनानी शुरू करो। अगर हम लोग वायरसेस को अंदर जाने देंगे, स्टीम के थ्रू उसको किल कर रहे हैं, तो कम वायरसेस जाएंगे, तो बाकी अगर लेस वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको कवर कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमारे इम्यून सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी रखी है कि वो उसको कवर कर सकता है। हमें स्टैंडर्ड हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन करके, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करके, अपनी नॉर्मल लाइफ पैटर्न्स को बेहतर करके इस वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हाई टेम्परेचर में कहाँ से खत्म होगा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में से खत्म होगा। हमारी नॉब्स हैं, एयर है, गाड़ी के हैंडल्स हैं, रिमोट कंट्रोल है, मोबाइल फोन्स हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में से खत्म होगा। ह्यूमन लिविंग ऑब्जेक्ट में अगर इसका इंट्रोडक्शन हो गया, मैसेंजर आरएनए अंदर चला गया, फिर ये खत्म नहीं होगा। और ये कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि ये कब तक पेंडेमिक खत्म होगा, तो दिस इज वर्ल्ड पेंडेमिक, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो हम इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन कायम नहीं कर सकते कि कब खत्म होगा। हम सब कोशिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मिल के हम लोग इंशाल्लाह बेहतरी ले आएंगे। पाकिस्तान में बाकी दुनिया की निस्बत हालात बहुत बेहतर है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है ताकि इसको मजीद फैलाव से रोक सकें। और इसको अगर कोई एक बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो इतना खुदा न खास्ता बीमार नहीं हो गया जिस तरह वो छूत का मर्ज होता है। ये मतलब उसको बिल्कुल ये नहीं कर देना कि वो पुलिस आ रही है और वो फायर ब्रिगेड आ रही है और वो सब उसको लेके जा रहे हैं और लोगों में खौफ और हरास कायम हो गए। जिस तरह डॉक्टर अदनान साहब ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि उनको रूम में अलग से घर में रख के क्वारंटाइन करके मोबाइल फोन के थ्रू वो राब्ता करें, उनको वहां से फूड दी जाए, उनको ख्याल रखा जाए। वो आपके घर के प्यारे पर्सन है, जो भी हो जाए इन्फेक्टेड, आप उसका घर में बेहतर देखभाल करके उसको बड़े आराम से छुटकारा दिला सकते हैं। बस उसे डायरेक्ट 1-to-1 कांटेक्ट ना कीजिए। 14-15 बाद इंशाल्लाह ताला वो अपने इम्यून सिस्टम पे काम करेगा, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी फैमिली की हासिल होगी, बहुत जल्दी इम्यून सिस्टम ही इसको ठीक कर सकता है। अभी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसको कोई और चीज ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ सेल्फ इम्यून सिस्टम ही ठीक कर सकता है। तो ये इसके बारे में मेजर जो बातें हैं। ठीक है जी। क्योंकि अभी हम जो है वो थोड़े से जो मिथ्स हैं उन्हीं पे बात करें, तो डॉक्टर अदनान ऊपर एक और कमेंट में पूछा गया था कि जो ब्रूफिन है उससे अवॉइड करने के लिए कहा गया, क्या इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस है जो नहीं है? अच्छा, इसमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो है ना, लकीली जो है ना, हम उस कौम से बिलोंग करते हैं कि जो वबाई हम रहते हैं। ठीक है, अगर दीन का कोई मसला आएगा ना तो आपको हर घर से एक मौलवी या आलम दीन निकलेगा। ठीक है,
अच्छा, फिर हमारा काम ये होता है कि हमने उन लोगों को फॉलो करना होता है जो कि एक्सपर्ट्स नहीं है। ठीक है, आपको किसी क्लोरोक्विन खाओ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाओ, इससे मलेरिया ठीक हो जाना है। आधी कौम ने उनके शुरू कर दी प्रोफिलैक्टिक के लिए क्लोरोक्विन, हमारी कौम ने भी इधर से गायब कर दी है। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, मलेरिया ही खाओ। अच्छा, उसके बाद अमेरिका में जितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खा खा के लोगों ने। अच्छा, अब वो दवाई ऐसी दवाई है जो अगर आपको है तो चलो आपको ठीक करेगी, या वो हम ना जोड़ों के दर्द के लिए आर्थराइटिस लेते हैं, वो जो हार्ट के मरीज है उनमें ये एरिथमियास करती है, उनका हार्ट का रिदम खराब करती है। अब कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं वो करके, और स्टडी जो हुई थी ना, देखिए जैसे डॉक्टर निशान बात कर रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। 13.5 लाख केसेस हो गए हैं पॉजिटिव। जी, अब उसमें 13.5 लाख में से अगर आप एक स्टडी हमारे का मुल्क में ना जो है ना 20,000 बंदे का हमने देखा है कि पॉजिटिव है, तो उसमें से लायबल फिगर नहीं है। एक तो बहुत कम डाटा आ रहा है। अब लोग अभी जो है ना वो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द स्टडी से अब शुरू हुए, लोग जो है ना पैंडेमिक को कंट्रोल करने के चक्करों में ज्यादा है। स्टडीज आहिस्ता आहिस्ता करने हुआ था, किसी को अच्छा हुआ, कोई बेहतर हो गया, वो अपने इम्यून सिस्टम से हुआ, ये क्लोरोक्विन से। दिस इज नॉट डॉक्यूमेंटेड कि जी वो क्लोरोक्विन से। लोगों ने ऐसे खाना शुरू कर दी। क्लोरोक्विन का वो ये रहा है कि वायरस की एंट्री के 2 मेथड्स हैं। एक तो वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE2 टाइप 2 रिसेप्टर्स जो है लंग पे हैं, और एक तो वो उनके साथ अटैच होता है के अंदर पूरा का पूरा ही खुद ब खुद चला जाता है, एनगल्फ हो जाता है, खा लेता है सेल इसको। ठीक है, तो अब जो क्लोरोक्विन है वो क्या कर रही है कि एंडोसाइटोसिस पे जो है ना, जो अंदर जाते हैं उसको किल करती है। अच्छा, ये एक है क्लोरोक्विन वगैरह ना ले। दूसरा, ब्रूफेन पे भी कुछ लोगों ने ब्रूफेन इस्तेमाल की, उनको कोई और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। ठीक है, उसके साथ जो है ना वो लोगों को ब्रूफेन से फर्क पड़ने की बजाय नुकसान, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को कम करने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस तो कम नहीं हुआ, पेशेंट जो है ना कैजुअल्टीज बहुत हुई हैं। कुछ स्टडीज थी जिन्होंने कहा जी ब्रूफेन बहुत अच्छी, चलो जी ब्रूफेन तो ब्रूफेन के पॉइंट पे लगेगी, कई अथेंटिक नहीं है। आप ये देखें कि जब मैं अभी आपको सॉलिडारिटी ट्रायल का बता रहा था, अगर ब्रूफेन इफेक्टिव होती तो WHO को सॉलिडारिटी ट्रायल में ले आती। क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसलिए लाया गया कि उसकी कोई इफेक्टिव होना शुरू हुई थी, लोग अच्छा रिपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अभी देखना है, तो लिहाजा प्रोफिलैक्टिकली उसका कोई नहीं है। इवन कि उसका ट्रीटमेंट में भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ना ही ट्रीटमेंट में कोई रिकमेंडेशन है कि जी वायरस को ठीक आया था कि जी आप आइबुप्रोफेन के साथ कंबाइन कर लें या क्लोरोक्विन के साथ कंबाइन करके वो एंटीबायोटिक दे दें। देखिए, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया मारने के लिए, वायरस मारने के लिए नहीं है जी। आप जो है, ठीक है, आप जो है उसने नहीं तबाह होना, आपको उसके लिए जो है रॉकेट लॉन्चर मारना पड़ेगा जो कि टैंक को तबाह करे। आपको जो है ना एंटीबायोटिक को, एंटीबायोटिक उन लोगों के लिए जिनको कुछ सुपर इन्फेक्शन, कोरोना जो है वायरस हुआ होता है, उसके साथ बेचारे उधर से हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, या सेप्सिस हो जाता है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छी हैं, देते हैं और दे रहे हैं, विच इज सिम्टोमेटिक। लेकिन एंटीबायोटिक का क्लोरोक्विन, इवन के जो आपका जो फीवर वगैरह उससे ब्रूफेन को की बजाय आप सिंपल जो है ना पैरासिटामोल पे सेटल डाउन करें, दैट इज फिजिबल। आप पानी ले, अपनी जो है ना डाइट अच्छी रखें, लेकिन वो प्रूवन नहीं है, वो नहीं है प्रूवन। ठीक है, आप उन टोटकों को करें जरूर, उस पर लाए ना करें। काइंडली टेलीमेडिसिन की हेल्प
लाइन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप उनसे भी कोई ना कोई ले। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि टोटकों पे टोटल आ जाते हैं कि जी टोटके जो है ना वो सारा कुछ ठीक कर देंगे और हम बड़ा जबरदस्त हो जाएंगे। और जी जनाब जी अली, और जो है ना हम जो मेडिसिन लेनी छोड़ देते हैं, ठीक है जो को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, लेकिन हम जना से टोटकों से ठीक होने की कोशिश करते हैं। तो करें, वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, वो एक एडेड एडवांटेज ठीक है है आपको दे रही, ठीक है। तो वो काइंडली उस पर लाइन है कि उसको यूज जरूर करें, जो आपको जो है ना जो बताई है वो इफेक्टिव है, ठीक है लाजमी इफेक्टिव है। मैं उसकी इफेक्टिवनेस से नहीं है, लेकिन जी जी अनफॉर्चुनेटली नहीं है मुस्लिम ना, हम लोग खुद शर्मिंदा होते हैं। मैं, डॉक्टर मुस्तफा है, डॉक्टर रिहान है, हम लोगों को फंडिंग ही नहीं की जाती और अनफॉर्चुनेटली करते हैं, इनको रिसर्च ही नहीं करते, लिहाजा हम सिर्फ वो टोटके की जोर पे रह जाते हैं, ठीक है। तो जी वो आप करें जरूर, वो बेशक शहद हो या बेशक स्टीम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसकी साइंटिफिक बेसिस होनी एफिकेसी चाहिए हर है तो चीज। क्लॉन्जी है, उससे भी इफेक्ट पड़ ठीक जाएगा, है आप बेहतर जरूर हो जाएंगे। लेकिन ये कि आप अपना इम्यून सिस्टम करें, आप ठीक है रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, और रिसर्च हम ठीक है जी करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम ये प्रॉपर मेडिसिन के तौर पे लेके आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे वेबिनार का टाइम इज़ ऑलमोस्ट अप। मैं जाने से पहले पूछना चाहूँगी, अगर आप में से कोई भी कोई मैसेज देना चाहता है हमारी ऑडियंस जो है, तो प्लीज़ टेक दिस टाइम टू गिव देम अ मैसेज, कि उनको छोटा सा मैसेज अगर आप देते हैं। मैं डॉक्टर मुस्तफा आपसे शुरू करती हूँ, आप हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको कोई छोटा सा मैसेज। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ क्वेश्चन है उनके दो तीन ऐसे क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, सबसे पहले उनका शुक्रिया कि वो यहाँ पर मौजूद रहे। जी सवाल पूछा गया हैंड सैनिटाइजर के हवाले से कि जो अवेलेबल है उनका क्या करें। याद रखें, हैंड सैनिटाइजर उस सूरत में इस्तेमाल करने की जरूरत है जब आपके पास पानी और साबुन अवेलेबल नहीं है। अगर आप घर में हैं तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है आपके पास। याद रखिए, गवर्नमेंट ने मुझे, डॉक्टर अदनान को, डॉक्टर दिशान को इसलिए पढ़ाया है, हम पे एक इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है ताकि हम आपको बताएं कि ये चीज ठीक है, और उन लोगों को जो लोग पढ़े हुए नहीं है अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ हाथों को साबुन से धोना दुनिया के किसी भी हैंड सैनिटाइजर से ज्यादा बेहतर और अच्छा है, आपको जरूरत नहीं है। एक और सवाल किया गया कि हम स्टीम को कैसे इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्टीमर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं कर सकते। स्टीम ये करता है कि आपके घर में मौजूद जो पहली जगह है वहां पर ऐसा माहौल बना देता है कि वायरस का वहां रहना मुश्किल हो जाता है। तो स्टीम लेने के लिए आप एक मेटल के बर्तन में गर्म करें, पानी किसी पतीले में गर्म करें, अपने ऊपर एक टॉवल लें और थोड़ी देर के लिए उसके बाद उसको बाथरूम में रखकर उससे निकलने वाली जो भाप है उसको इनहेल करें, अपने नाक से सांस लें, मुंह से बाहर निकालें। ये दुनिया का बहुत अच्छा स्टीमर आप अपने घर में बना सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन किया गया कि जवान लोग जो है वो इसमें पाकिस्तान में उनकी डेथ हो रही है, याद रखें कि हमारे मुल्क की जो जनरल पॉपुलेशन है उसकी ज्यादा आबादी जवान लोगों की है। जो दुनिया में मौजूद अक्सर लोग जिनमें डेथ रेट बहुत ज्यादा आया है उनके अंदर ज्यादा आबादी बूढ़े लोगों की है। दुनिया के अलग अलग ममालिक में किसी में 10% लोग मोर्टेलिटी रेट है इसका, किसी में 20% तक भी गया है, और किसी में 4 और 5% का भी गया है। अगर हम बहुत भी अच्छे रहे, अगर हमने 100% सोशल डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व भी कर लिया, तो फिर भी ये 2 से लेकर 3% तक का मोर्टेलिटी रेट रखता है। याद रखें, 2 से 3% का मतलब, आखिरी 2 से 3% का मतलब ये है कि 50 लाख के करीब जो अफराद हैं, हम उनकी खुदा ना खासा डेथ के लिए जो है वो अपने आप को तैयार करें। ये खतरनाक नंबर है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल बहादुरी के साथ एक जुमला बोला है, यहाँ पर हर वो स्टडी, हर वो आर्गूमेंट जो आपको ये कन्विंस करेगा कि ये कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा, हम इसको डील कर लेंगे, वो दुरुस्त नहीं होगा आपके लिए। आपको इस बीमारी को सीरियस लेना है और इससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है और अपने इम्यून सिस्टम की मदद करनी है। पढ़ें और इसके लिए इसके बारे में जानिए ताकि आपके इसके हवाले से आपके खौफ और आपके फियर में कमी हो, और अपने वक्त को अपने घर में जो है वो मुख्तलिफ और बेहतर और अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करने के नए नए तरीके सीखिए। दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। डॉक्टर अदनान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या कुछ और ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर मुस्तफा ने बड़ी अच्छी बात की है, और इस एक तो हम ऐसे इन बातों को फॉलो कर ले तो बड़ा अच्छा है। देखो, एडवाइस वो आप करें जो आपको एडवाइस किया जाता है कि यदि आप अपनी हैंड हाइजीन अच्छी रखें, आप रेस्पिरेटरी अपनी हाइजीन अच्छी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर से बाहर ना निकलें। अच्छा, हम आपको बंद नहीं कर रहे
गवर्नमेंट मसला है या उन्होंने मार देने या कुछ करना है, ये नहीं। देखें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, ठीक है, उसको कम किया जाए, ठीक है। अब ये देखो, ये अगर आप लेते हैं, ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, आ रही है, ठीक है, हम इस हेल्थ केयर सिस्टम से एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। इस हेल्थ केयर सिस्टम ने जो पुराने पेशेंट्स हैं उनको भी देखना है, नए को भी देखना है। अगर हम इसकी ग्रोथ को इस तरह करने के, अगर हम इसको इस तरह करेंगे और टाइम स्पैन भी ज्यादा हो जाएगा कि ये हेल्थ केयर बर्डन बर्दाश्त कर लेंगी, इन्फेक्टिविटी कम हो जाएगी, लोग क्वारंटाइन अपने आप को करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक दोनों। उसमें ये कि सस्पिशियस जो केसेस हैं उसकी डेफिनेशन हाथ में आए हैं, या किसी जो कोविड के साथ इन्फेक्टेड पेशेंट उसके साथ रह रहे हैं इन्फेक्टेड, या किसी तरह वो कांटेक्ट में आए हैं ऐसी जगह पे जाके, उन सारों को सेल्फ आइसोलेट करना है। मेन प्रॉब्लम ये, और केसेस कम निकल रहे होंगे तो इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, और जब ये कंट्रोल इंशाल्लाह ताला हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह सार्स और मर्स जो है वो गया है, ये चला जाएगा, क्योंकि ये स्पिल ओवर इवेंट है, क्योंकि इट मींस कि वायरस मर गया है, ठीक है। अब वो फिर जूनोटिक इवेंट आएगा तो होगा। तो एक तो ये करें कि आप घरों में रहें, घरों में रहना, अच्छा घरों में रहने का देखिए, घरों में रहना भी बड़ा मुश्किल है कि जी आप घर में, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि जी आप गाड़ी पकड़े और पूरा आप लाहौर का चक्कर लगाते रहें, ये नहीं है। आप घर के बाहर थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए वॉक कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, गले ना मिले, हाथ ना मिलाएं, ठीक है। अगर आप अपने मास्क, अगर आपको कुछ नहीं होना, ठीक है। 85% लोग वो हैं जो रिकवर कर गए हैं और रिकवर कर रहे हैं। 10% जो है जो कि माइल्ड केसेस हैं, जो हॉस्पिटल एडमिशन चाहिए, और उसमें से 5% क्रिटिकल है। वो ह्यूमन से जो है वो टाइगर इन्फेक्ट हो गया, ठीक है, टाइगर को ट्रांसफर कर दिया उन्होंने यूएसए में। अभी जिस तरह डॉक्टर जिशान भी करते हैं, आप सब्र करें, अभी ये ना इवॉल्विंग कंडीशन है, ये फायर की है और हम इसको भी टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको जो है ना टैकल कर लेंगे। हम लोग जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमें हेल्प आउट करें, ठीक है, आप हमें अपना काम करने दें, ठीक है, मुतल्लिक भी। अब हमारा ये चीज है कि हमने सारों ने एक पेज पे फाइट करनी, ठीक है। वी हैव टू स्टैंड विद ईच अदर। अगर गवर्नमेंट के साथ जो है वो नेशन ने खड़ा होना है, ठीक है, हम लोग बच जाएंगे। इससे बेहतर कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ना रखें किसी बंदे से और फिर आपको सारी उम्र का पछतावा हो कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग तो मेरी वजह से जो है ना वो जो बुजुर्ग इन्फेक्ट हो गए, मैं ना जा सका, ठीक है, वो उस अफसोस को खत्म करने का बेहतर तरीका। और मैंने ये देखा, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि एक मैंने ये भी देखा है कि जितनी जो ग्रोसरी करने जा रहे हैं, एक बंदा घर का काइंडली अगर जा रहा है तो उसको आप चीजें लिखवा दें, वो बंदा ले आए चीजें। अब हो क्या रहा है कि हमारी जो ओल्ड पॉपुलेशन है ना, उनको ज्यादा मसला है घर में बैठने का। हम लोग जो वर्किंग है, जो यंग है, उनको इतना मसला नहीं। हम तो 30-40 साल एक दूसरे देख के ना वो ज्यादा तंग हो गए हैं कि अब इसकी शक्ल फिर देखनी। पहले तो मैं दोस्तों के साथ निकल जाता था, पहले तो हम किटी पार्टीज पे चली जाती थी, हम क्या करें, वही हुई है, खुद निकल भी ले जाऊंगी साथ, ठीक है। तो काइंडली बुजुर्ग जो है वही कोई ख्याल कर लें कि वो बैठ जाए। अगर वो निकलना है तो थोड़ा देर सुबह के लिए, ये शाम के वक्त जो है ना, आप वॉक अपने घर के सामने थोड़ा सा कर ले, अंदर चले जाए, ठीक है। देखिए पैंडेमिक जो वो आई है, अभी हम इसका नहीं बता सकते कि ये कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। अब देखें चाइना जो 6 नंबर पे आ गया, उन्होंने, आपका क्या ख्याल है कि आप लोगों ये बताया जा रहा है चाइना ने बड़ा जी, ये उन्होंने लोगों को घर पे रखा है, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है कि कौन किससे इफेक्ट हुआ है, उसको क्वारंटाइन की
क्या अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, पीपीज मैनेज, वो छठे नंबर पे चले गए। और जो आंखें बंद करके बैठे थे ना कबूतर की तरह के जी बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, वो देखिए केसेस निकल रहे। जी ठीक है, हमारी ठीक है, ना कई दफा जबरदस्त चीज है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ये क्या है कि जनाब अगर आपने अपने ऊंट की हिफाजत करनी है तो ऊंट को बांध के रखो। जी आप उसे खुला छोड़ेंगे ना तो वो चोरी हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला रहना दे। ठीक है, ठीक है जी, कि अगर आपको नहीं बता रहा, ठीक है, आपको पता भी है, आपको बता रही है, उसके बावजूद आप जो है ना वो लगे हुए कि निकलने, आप कुछ देर बैठ जाए, ठीक है, कभी कभी घर वालों के साथ भी बैठ जाए करना चाहिए, तो फिर आपके पास बाहर निकलने का मौका आएगा, आप दुनिया को फतह कर ले जाते, ठीक है। तो ये ठीक मेरा है, कम से कम ठीक जो है। एडवाइस है ना उनको सुने अच्छा एडवाइस है, और बहुत ऑथेंटिकेटेड जो वो एडवाइस। ठीक है। डॉक्टर जीशन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जाने से पहले? डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे जी पहले जी तो बहुत शुक्रिया ख्वारिज़मी साइंस एकेडमी का, उन्होंने हमें ये फोरम प्रोवाइड किया कि हम अपनी पॉइंट्स अवाम के सामने, लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने रख सके। इट्स अ ग्रोइंग सिचुएशन। तो अब सबसे पहले हम अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा करेंगे। इतने टफ टाइम में वो हमारे लिए बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। सारी दुनिया, सारे लोग घरों में बैठे हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर हमारे लिए लड़ रहे हैं, और हम सबको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और उनका बहुत शुक्रिया। हमारे दिल से उनके लिए दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखें। डॉक्टर्स हमारे आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत आइकॉन फिगर बन गए, और वो सबसे पहले हमारे इधर शहीद हैं, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करें और उनके दर्जात बुलंद करें। इसी तरह हमारी पैरामेडिकल स्टाफ भी है और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो सब लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी मजबूरी के तहत अपनी जॉब्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखें। और ये तो एक बहुत हमारा मेन पॉइंट है। इसके बाद जो हमारे जो लोग हैं, हमारा जो सारा सोशल सेटअप है, उसमें मैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा हूँ जो अपने तौर पे सेल्फ, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा काम कर रही है, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड होके लोगों को घर राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, हम उनको भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। वो लोग बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, अवाम की, लोगों की, हुकूमत की, हर लेवल पे मदद हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो अखबार में भी आया था, इंटरनेशनल न्यूज में, कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डोनेटिंग चैरिटी में सबसे आगे है, बहुत टॉप पे चल रहा है। ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ये बात डिस्कस हुई थी, कुछ उनके पार्लियामेंटेरियन ने डिस्कस की थी, और ये वर्ल्ड न्यूज में भी आया था कि पाकिस्तान चैरिटेबल नेशंस में से सबसे टॉप 5 नेशंस में शामिल है। तो हमारे लोग अपने सेल्फ लेवल पे भी बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये अपनी इस चीज को जारी रखें। अल्लाह ताला बहुत जल्दी इस कौम से ये वबा को खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया से कर देंगे। चैरिटी को जरूर जारी रखें अच्छी नेक नियति के साथ, और फिर आगे। अच्छा निम्रा, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं बात करूँ। जी डॉक्टर जीशन आप फिनिश कर लें पहले। अच्छा चले, शुक्रिया। तो फिर ये एक तो डॉक्टर की बात हो गई, चैरिटी की बात हो गई। उसके बाद जो मेरा आखिरी मैसेज है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करनी है, हुकूमत की पॉलिसी पे जरूर अमल करना है। बीमार हो जाना, इन्फेक्टेड हो जाना इज नॉट अ बिग इशू। असल में हमने जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अलहदा कर लेना है, ताकि हमें पता लग जाए कि पाकिस्तान में कितने नंबर ऑफ टोटल पेशेंट्स हैं, और फिर उनको ठीक कर लिया जाए और फिर उनको मुफीद शहरी बना दिया जाए। ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है, हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ का कॉन्सेप्ट है। आइसोलेट करना और उनको फिर ठीक करना और मुफीद शहरी बना लेना। डर के नहीं रहना, घबराना नहीं है, बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, एहतियात करनी है और मोहतात रहना है। ये एक मेन चीज है जिससे लोगों ने, चाइना ने खास तौर पे इससे छुटकारा पाया है। और सबसे आखिरी चीज, जो आखिरी पॉइंट है, वो हर जगह पे मैं बोलता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। हम सबको अपने लाइफ पैटर्न को, अपनी जिंदगी को चेंज करना है, तब्दीली लानी है उसमें, ताकि हम इससे छुटकारा पाए, और उसमें अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए हम सबको मिलकर दुआ करनी है, नमाज पढ़नी है। जिस तरीके से भी आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, ईसाइयत, जो भी हिंदुइज्म है, जो भी मुस्लिम्स हैं, हर लिहाज से आप सब अल्लाह ताला को याद करें, गॉड को याद करें, ताकि हम सब मिल के अपने अपने तरीके से अल्लाह को पुकारें और अल्लाह
को पता लगे कि हम सब लोग उसकी रहमत के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, और वो अपनी रहमत इंशाल्लाह ताला अपनी ये जो उन्होंने आबादी दुनिया में कायम किया, अपनी मखलूक बनाई हुई है, उसके ऊपर जरूर अपनी रहमतें और करम नाजिल करेंगे और इससे छुटकारा हमें दिलाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर अदनान अंसारी, आप ऐड करना चाह रहे थे कुछ? हाँ, मैं ऐसे ये कहना चाहूंगा, जिस तरह डॉक्टर ईशान ने बात की, वो क्या हमारा जो है ना मकूला ने तो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, ये अब हम लोगों ने सीधे हो जाना है। मुझे अनवर मकसूद का मेरे ज़हन में भी यही बड़ा आया। अच्छा याद है। अच्छा वो अनवर मकसूद का बड़ा अच्छा कॉल है। वो ये कहते हैं कि जनाब अगर अजानों से काम ना चल रहा हो ना, तो 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच के देखें, सही है। ठीक है, ये बेच के देखें, बड़ा ही अल्लाह ताला करम करेगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कर ये रहे हैं कि माशाल्लाह हराम पे पूरे इस सिचुएशन को हर एक कैश करा रहा, जहां जिसका इस्तगफार करना चाहिए भाई। इस्तगफार करने का मकसद ये है कि मतलब अल्लाह ताला से ये कमिटमेंट तो कर ले कि मैं या अल्लाह मुझे तू इस बीमारी से और इस चीज से निकाल, मैं अपनी ये बुराई छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ा, मैं जो है ना माल खाना छोड़ दूंगा, मैं असल प्राइस पे चीजें बेचूंगा। कम से कम ये कमिटमेंट कर लें। हमारा तो ये बिलीफ सिस्टम का हाल है कि अल्लाह ताला से पढ़ते हैं वो अपने के लिए कौन सी अल्लाह ने बारिश कर देनी। ठीक है, बिलीफ सिस्टम करें, लेकिन उसके साथ अपनी हरकतें भी ठीक करें ना, तो हम इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे। अगर 10 रुपए का मास्क जो है ना वो 2000 रुपए में कराना, तो हमने इससे नहीं होना। ठीक है, नहीं इंशाल्लाह मुझे लगता है लोगों को समझ आ जाए कि वो जरूर आपके इस एडवाइस को फॉलो करेंगे, और उनको करना चाहिए इस एडवाइस को फॉलो। चलें, थैंक यू सो मच टू ऑल। जी डॉक्टर मुस्तफा। सब लोग जो यहाँ पर आए, जिन्होंने इस सेशन को देखा और जो बाद में देखेंगे, वो प्लीज अपने कमेंट्स जो है वो इसके बारे में जरूर शेयर कीजिए और हमसे पूछते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जो मुस्तनद तरीन जवाब है वो कहीं ना कहीं से तलाश करके आप तक पहुंचाएं। तो ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के पेज पे आए, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आए और हमारी एक्टिविटीज को देखें, क्योंकि हम लोग मुल्क में साइंसी जो है प्यार और मोहब्बत, जो साइंस के साथ प्यार और मोहब्बत हमारा खत्म हो गया है, उसको परवान चढ़ाने के लिए नए नए तरीके जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए और इस सोसाइटी के अंदर अपना किरदार जो है वो अदा करने की पूरी कोशिश। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू से। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर मुस्तफा कि आपने हमें हमारे वेबिनार पर ज्वाइन किया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे पास जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ ये अटेंड किया है वेबिनार, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमने काफ़ी क्वेश्चंस इस वेबिनार में लिए, लेकिन इंशाल्लाह रह गए। हम होप करते हैं इस तरह का वेबिनार 12 से कंडक्ट करें और जो क्वेश्चंस रह गए हैं और जो नए क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर जो है वो उस टाइम लेंगे। तो मेरे once again thank you so much, and also thank you to the audience जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और स्टे होम, स्टे सेफ। और आज की जो बातें हुई हैं उनको प्लीज फॉलो कीजिएगा ताकि हम फ्लैटन द कर्व जैसे डॉक्टर अदनान ने कहा वो कर सकें। तो until next time इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।